In this lecture, I will explain you Dalton's atomic theory and its limitations कि Dalton's atomic theory क्या है और क्या उसके limitations हैं. Atomic masses and atomic mass जो कि हम U में represent करते हैं, atomic mass U में and ग्राम में. तो atomic mass unit और ग्राम में relation, average atomic mass जो कि isotopes के कारण होता है, different molar masses, मॉल कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड परसेंटेज कंपोजिशन, इन चीज़ों को मैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स हैं, बेसिक पोस्टुलेट्स. वैसे तो आप इसको अर्लियर क्लास में पढ़ ही चुके हैं, फिर भी स्टार्टिंग कर दें, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें. नंबर 1 पॉइंट फॉर दिस थ्योरी इज मैटर इज फॉर्म्ड by extremely small indivisible particles known as atoms. जो मैटर है वो indivisible यानी जिनको डिवाइड फर्दर नहीं किया जा सकता, उस तरह के पार्टिकल से मिलके बना है. और ऐसे पार्टिकल को जो इंडिवाइजेबल हैं और जिनसे बना है मैटर, वो छोटे से छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स आपके होते हैं एटम्स. पोस्टुलेट नंबर 2, atoms of an element are identical in every respect. एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे किसी एलिमेंट के, वो हर तरह से हर करेक्टर में एक जैसे होंगे, चाहे वो मास हो, शेप हो, साइज हो या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो. सभी में सारे एटम्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे. अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में सारे एटम्स एक जैसी प्रॉपर्टी के होंगे. सारे एटम गोल्ड के ही होंगे, उनका मास सेम होगा, शेप सेम होगा, साइज भी सेम होगा और एक जैसी प्रॉपर्टी सारे एटम्स गोल्ड के शो करेंगे. पॉइंट नंबर 3, लेकिन जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट फ्रॉम वन अनदर. मान लिया आपके पास कोई गोल्ड है, तो गोल्ड के पार्टिकल्स का साइज के एटम का साइज कुछ और होगा इन कंपेयर टू द साइज ऑफ सिल्वर पार्टिकल, इन कंपेयर टू द साइज ऑफ आयरन पार्टिकल एंड सो ऑन. तो जिस तरह की पार्टिकल्स आप लेंगे, यानी अगर एलिमेंट अलग हो गया, डिफर हो गया, तो उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स की प्रॉपर्टीज भी दूसरे एलिमेंट से डिफर होगी, चाहे वो मास हो, शेप हो, साइज हो या अदर वन. एटम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि कंपाउंड बनते हैं. एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन ए डेफिनिट रेशो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड. है ना, चाहे एलिमेंट एक के ही एटम हो या डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो, वो सिंपल रेशो में कंबाइन होते हैं. जैसे नाइट्रोजन के एटम्स, इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम नाइट्रोजन के ही हैं, सेम एलिमेंट के हैं, तो वो एक डेफिनेट रेशियो में ही कंबाइन होंगे, तब ये मॉलिक्यूल बन रहा होगा. इन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन का एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स एक सिंपल रेशियो 1:3 में कंबाइन हो रहे हैं, तो कंपाउंड बन रहा है. तो क्लियर हो गई बात कि डेफिनेट रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, और यहीं से क्लियर होता है लॉ ऑफ डेफिनेट proportion. लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं. ये कहाँ का फेल हुआ है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को तो एक्सप्लेन करता है, बट फेल कब हुआ है, जबकि बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिकली. इन टर्म्स ऑफ मास तो एक्सप्लेन कर देता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, लेकिन जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वॉल्यूम पर बेस्ड हैं, जैसे गैलुसॉक लॉ है या एवोगैड्रो लॉ है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है. नंबर 2, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड साइजेस. क्यों गोल्ड का साइज सिल्वर से डिफरेंट है या सिल्वर का साइज आयरन से डिफरेंट है, ये बात इस डाल्टन थ्योरी से बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं होती. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फोर्सेज दैट बाइंड एटम्स इन मॉलिक्यूल. किसी मॉलिक्यूल में, जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के एटम्स, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के एटम्स, या कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम किस फोर्स के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं, किस फोर्स ने उनको अट्रैक्ट किया हुआ है, ये बात डाल्टन थ्योरी से क्लियर
नहीं होती। तो दीज वर द लिमिटेशंस, डिफेक्ट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक्चुअली में एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास को ही हम जनरली एटॉमिक मास बोलते हैं, बट एक्चुअली में एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है स्टैंडर्ड एटम का, जो कि कार्बन 12 है। यानी एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ एन एटम, उसके एक एटम का मास अपॉन 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। इसी तरह से डिफाइन हो रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव रिलेशन में किसके? मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 के 1/12 से अगर कंपेयर करें किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को, तो वो आता है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, दैट इज जनरली एवरेज एटॉमिक मास, जो कि आइसोटोप्स होते हैं। द स्केल ऑफ रिलेटिव मास के लिए हम यूज करते हैं, क्या स्केल है, क्या पैमाना है? उसके लिए यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि कार्बन 12 के वन एटम का मास, जो एक एटम कार्बन 12 का मास होता है, उसका 1/12 पार्ट होता है 1 AMU। जैसे कि मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे कि 12 ग्राम तो हो गया कार्बन के 1 मोल का मास, और 1 मोल में एटम होते हैं 6.022 10 की पावर 23। तो टोटल मास को नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अगेन इस बात को समझें कि कार्बन 12 के एक एटम का मास क्या होता है? कार्बन 12 के 1 मोल का मास, जो कि 12 ग्राम होता है, अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, यानी इतने सारे एटम्स, दिस 6.022 10 की पावर 23 जो है गेड्रो ने एक्सप्लेन किया, इतने सारे एटम्स अगर कार्बन के लें तो उनका मास 12 ग्राम होता है। तो लेकिन हमें तो मास 1 एटम का चाहिए, तो 1 एटम का मास निकालने के लिए हम 12 ग्राम को दिस नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे। तो दिस वन, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और इसका जो 12th पार्ट है दैट इज 1 AMU। ये 1 AMU होता है। 12 से 12 कैंसिल और बचा 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए। अब ये बचता है यहाँ से 1/6.022 10 की पावर 23। सॉल्व करने के लिए क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से ही डिवाइड कर दिया। जब 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो 10 ऊपर 10 रह गया, और जब 10 को हम इस 23 के साथ लेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 24, और 10 की पावर जो 24 ये बना है, ये 10 की पावर 24 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा 10 की पावर -24, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब सीधे सीधे बचा क्या कि हम क्या कर रहे हैं, इस 10 को 6.022 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 10 को 6.022 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.66 अप्रोक्सीमेटली। तो दिस क्लियर कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। Average atomic mass. When element has 2 or more than 2 isotopes, then the atomic mass of the element is equal to the average of the atomic masses of its naturally occurring isotopes. मतलब ये है कि जब किसी एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं, तब एक्चुअली में उसका जो एटॉमिक मास है वो खुद का एटॉमिक मास ना हो के बल्कि उन आइसोटोप्स का जो भी एवरेज निकल के आता है वो एटॉमिक मास माना जाता है। दैट इज वाई एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का मेन रीजन है डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ वन एलिमेंट, और आइसोटोप्स का रीजन होता है डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। ठीक, इसकी बात आप लेटर ऑन पढ़ेंगे या पहले पढ़ भी चुके हैं।
फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, 2 आइसोटोप्स ऑफ द क्लोरीन। अब एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का डेफिनेटली एवरेज ही बनेगा। जैसे हम यहाँ बात करते हैं परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 एक्चुअली में नेचर में कितने परसेंट होता है, मल्टीप्लाई बाय उसका मास 35 प्लस परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37, क्लोरीन 37 नेचर में कितना परसेंट मिलता है, मल्टीप्लाई बाय इट्स मास दैट इज 37 हेयर, एंड टोटल परसेंटेज हो जाती है 100। तो एक्चुअली में जो क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 35 नेचर में 75.7% मिलता है। तो क्लोरीन 35 का मास हो गया 75.7 मल्टीप्लाई बाय 35, जबकि क्लोरीन जो 37 है वो 24.3% नेचर में मिलता है। तो क्लोरीन 37 का ओवरऑल मास हो जाता है 24.3 मल्टीप्लाई बाय 37, लुक हियर, है ना। और टोटल परसेंटेज 75.7 प्लस 24.3, एंड ऑन दिस कैलकुलेशन पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे, और उस दोनों के एडिशन को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 35.5 यू आएगा, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में प्रेजेंट करते हैं, जनरली वो मोल्स की बात होती है, तब उसे आप बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब इस बात को समझने के लिए कैसे हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, कंसीडर मास ऑफ 1 हीलियम एटम। एक हीलियम एटम का मास होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट, जबकि हीलियम के 1 मोल एटम्स का मास होता है 4 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, क्या हुआ, मास ऑफ 1 हीलियम एटम इन ग्राम मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। चूंकि एक हीलियम के एटम के मास को जो ग्राम में है, अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मोल, चूंकि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, उससे पहले 1 पार्टिकल का मास अगर ग्राम में लेना है तो क्या दिया, मास ऑफ 1 हीलियम एटम 4u, मास ऑफ 1 हीलियम एटम इन एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है किसके इक्वल, 1.6605 10 की पावर -25। तो जब इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे 4 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1 एटम हीलियम का मास ग्राम में, जबकि 4 भी 1 हीलियम एटम का मास है, लेकिन वो एटॉमिक मास यूनिट में है। इस नंबर से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया है मास ऑफ 1 हीलियम एटम इन ग्राम, और जिसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपका आता है 3.999 अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम, दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम। तो क्लियर हो गया होगा कि 1 मोल की बात करते हैं तो ग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है, सेम आ रहा है, और 1 अकेले एटम की बात करते हैं तो वो एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट होता है। जनरली मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी आइडेंटिटी के 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। अगर 1 मोल एटम क्वांटिटी या एंटाइटिटी एटम है तो एटम के 1 मोल का मास एटॉमिक मास, ये भी अपने आप में मोलर मास है। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के 1 मोल का मास, क्योंकि कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक एंटाइटिटी हो गया है, एक कोई टर्म हो गया है, उसके 1 मोल का मास होगा मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वो एंटाइटिटी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास भी अपने आप में क्या है, मोलर मास, क्योंकि ये 1 मोल सब्सटेंस जो कि यहाँ मॉलिक्यूल है उसका मास है। फॉर्मूला मास, जनरली मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके 1 मोल के मास को बोला जाता है फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास इज आल्सो मोलर मास। ऑल दीज मासेस, चाहे वो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, फॉर्मूला मास है, ये सब मोलर मास, क्योंकि अपने आप में वो 1 मोल के मास हैं। ऑल मासेस आर टेकन इन ग्राम एटॉमिक मासेस, सबको ग्राम एटॉमिक मासेस में लेते हैं, यानी ग्राम्स। फिर समझे, हम कंसिडर की बात कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर किसको, ऑक्सीजन को। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 32u, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में है 32 ग्राम है।
मास ऑफ वन फॉर्मूला ऑफ NaCl 58.5 U, चूँकि सोडियम का 23 U और क्लोरीन का 35.5 U। लेकिन मास ऑफ वन मोल ऑफ NaCl दैट इज जनरली इन ग्राम्स, चूँकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे जो कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे उससे मल्टीप्लाई करने पर तब। तो NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल, मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5। ऐसे अगर इसको कहें 32 ग्राम पर मोल, यानी मास ऑफ डाइऑक्सीजन के वन मोल का मास 32 ग्राम बनता है। द टर्म मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है अंडरस्टैंडिंग में। वन मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 नंबर्स ऑफ एंटिटीज और द पार्टिकल्स। किसी भी टर्म, किसी भी चीज़ में के वन मोल की बात करें तो उसमें 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटिटी चीज़ें होती हैं, है ना। ये सिंपल सी बात है। अगर आप बात करते हैं अब 1 डजन मतलब 12 एंटिटीज, 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना, 1 डजन पेंसिल 12 पेंसिल, 1 डजन इरेजर 12 इरेजर, 1 डजन कॉपीज 12 कॉपीज, 1 डजन लैपटॉप्स 12 लैपटॉप्स। तो यहाँ पर ये जैसे 1 डजन है वैसे ही होता है 1 मोल। जैसे 1 डजन 12 होता है तो 1 मोल होता है 6.022 10 की पावर 23, यानी 1 मोल बनानाज का मतलब है 6.022 10 की पावर 23 बनानाज। 1 मोल पेंसिल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23 पेंसिल्स। ऐसी जो सेंचुरी का मतलब होता है 100, यानी अगर आप बात करते हैं 100 पेन्स, यानी 1 सेंचुरी पेन 100 पेन्स, 1 सेंचुरी इरेजर 100 इरेजर। ऐसे ही 1 मोल का मतलब 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एंटिटी। जैसे डजन का मतलब 12 और सेंचुरी का मतलब 100 होता है। देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, जब 1 मोल एटम वर्ड बोल रहे हैं तो इसमें 6.022 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के एटम्स ही होंगे। बात करें 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसमें दिस नंबर मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, डाई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल द सेम थिंग में डबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर हो गए एटम्स। क्यों? क्योंकि अगर देखें डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तो डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ठीक। तो इसीलिए एटम्स हो गए इसके डबल। क्लियर? अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में हम अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक, तो यहां अगर बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। चूंकि किसी भी ऑक्सीजन एटम का जो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन है वो 8 होते हैं। क्यों होते हैं? चूंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उस एटम के 8 मल्टीपल होंगे। क्यों? चूंकि 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, कितना परसेंटेज किसी का है, जैसे मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट की उसके कंपाउंड में परसेंटेज फाइंड करनी है उस एलिमेंट का मास उस कंपाउंड के अंदर अपॉन उस कंपाउंड का टोटल मास यानी कि मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे हमने कंसिडर किया मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट में देखें तो मैग्नीशियम का यहाँ पर 1 एटम है और 1 एटम मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, तो मैग्नीशियम कितना हुआ यहाँ पर 1 × 24 24। कार्बन का 1 एटम है और 1 एटम यानी 1 मोल ऑफ एटम का मास 12, तो 1 × 12 12। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 × 16 हो गया है 48, 16 3 जा 48, कुल मिला के टोटल हो गया 84। तो यानी मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट आता है 84। अब परसेंटेज फाइंड करनी है, कितने एलिमेंट है इसमें, नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 ऑक्सीजन।
तो मैग्नीशियम की फाइंड करनी है, तो मैग्नीशियम का मास कितना था 24, ठीक, डिवाइड बाय टोटल मास कितना था 84, मल्टीप्लाई बाय 100, चूंकि 100 में से फाइंड करना है, चूंकि 24 तो किस में से है 84 में से, दैट इज ऑन कैलकुलेशन 28.572। चूंकि हमने पहले लिखा परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, तो यहाँ परसेंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर कार्बन की बात करें तो कार्बन का कितना है यहाँ पर 12, कार्बन इज 12, तो 12 अपॉन 84, 84 में से 12 तो 100 में से कितना। सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल मास होता है कितना 48, तो 48 आउट ऑफ 84, तो 100 में से कितना कैलकुलेशन पर 57.144। फिर बता दूं, जब हमने यहाँ पहले वर्ड लिख दिया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तब यहाँ परसेंटेज नहीं लगाते, अगर हम यहाँ सिर्फ लिखते ऑक्सीजन तब हम यूज कर सकते थे ऑक्सीजन इज इक्वल टू 57.144%, तब हम यहाँ पर परसेंट सिंबल लगाते हैं।